Macafieja World. Chapter name is IUPAC nomenclature. The chapter name is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. देखिए एज सच अगर आप अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे तो आपको इस नाम से कोई चैप्टर नहीं दिखेगा, बट इट इज अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपके स्कूल टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर लिखा होता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर स्कूल टेक्स्ट बुक। इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर आपको ये कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमें कंपाउंड्स के टाइप्स, उसके स्ट्रक्चर, उसका नेम ये जानना। जब तक हमें वो नहीं पता है तब तक हम उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में आप कितना पढ़ेंगे, 12th क्लास में कितना पढ़ेंगे? 11th क्लास में हम लोग नॉमेनक्लेचर, रिएक्शन मैकेनिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स 11th में कंप्लीट करते हैं। और 12th में आपका बाकी के सारे फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस 12th में कंप्लीट किया था। तो मेजर पोर्शन आप पूछ सकते हैं कहाँ पर है, 12th में, और माइनर पोर्शन कहाँ पर है, 11th में। बट 11th और 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के डिफरेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक बिल्डिंग है, आपने एक 25 स्टोरी बिल्डिंग बनाई है, 50 स्टोरी बिल्डिंग बनाया है। ठीक है, उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करती है, उस बिल्डिंग के फाउंडेशन पर। जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी बिल्डिंग की लाइफ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी। तो 11th क्लास में जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दिस इज एक्चुअली फाउंडेशन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं जो कुछ भी आपको 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, अगर आप बुक्स उठाएंगे तो आपको उस नाम से कोई चैप्टर नहीं मिलता है, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो यूज होगा और अप्लाई होगा। ठीक, तो हम लोग जो 11th में पढ़ेंगे दैट इज व्हाट, फाउंडेशन पार्ट। और जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो क्या है, जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको 11th वाला पार्ट आपका वीक रह गया तो आपको 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप कभी उसमें कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। आप चीजों को रटेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको उनको अच्छे से समझना है तो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपका 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहली चीज सीखने जा रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज IUPAC? IUPAC, anyone tell me what is the full form of IUPAC? Bharvi, what is the full form सर of याद नहीं है। IUPAC? नहीं याद है? निर्मित तुम बताओ। सर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। करेक्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है IUPAC? IUPAC इज अ नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ अ ग्रुप, जो क्या करता है, केमिस्ट्री में जो भी रिसर्च होती है, जो भी डिस्कवरी होती है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उन सब को अप्रूव करने का काम कौन करता है, IUPAC। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं या जो मॉडिफिकेशन होते हैं, करेक्शन होते हैं, वो भी कौन करता है, IUPAC ही करता है। ठीक है, तो IUPAC इज गवर्निंग बॉडी इन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। कुछ भी केमिस्ट्री में चेंज होगा तो IUPAC उसको अप्रूव करती है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका IUPAC कौन है। अब आता है IUPAC ने ये नॉमेनक्लेचर का सिस्टम क्यों बनाया। आपको पता है साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कोई भी डिस्कवरी होती है तो उसके पीछे सबसे पहले उसकी नीड आती है। कोई भी चीज साइंस में विदाउट नीड नहीं होती। इवन आपको भी
हमेशा अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी नीड फील करनी चाहिए। समटाइम आप नीड फील नहीं करते और जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं चीजों को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप लोग का ही है। जैसे आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब जेई और नीट की तैयारी बच्चे शुरू करते हैं, लेकिन उनको उसकी नीड नहीं पता होती, वो सिर्फ क्यों तैयारी शुरू कर रहे होते हैं। समटाइम पेरेंट्स ने बोल दिया इसलिए तैयारी कर रहे हैं, समटाइम उनके फ्रेंड्स पीयर ग्रुप वो भी प्रिपरेशन करने निकल गया तो आप भी उनके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। समटाइम आपके दिमाग में ऐसा इंप्रेशन रहता है कि 11th 12th में आ गए, अब हमें प्रिपरेशन करना है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें क्या होगी, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। आपका खुद का अपना कुछ भी सेट नहीं है, आपकी कोई नीड नहीं फील हो रही है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जितने भी लड़के रैंक लाते हैं या जो अच्छा स्कोर करते हैं, उनमें सबसे पहली क्वालिटी जो होती है, उन्हें पता होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनकी नीड उनको क्लियर होती है, ठीक है। तो इसलिए उनके सक्सेस के चांसेस सबसे अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप में अपनी नीड क्लियर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपकी नीड क्लियर होनी चाहिए। नीड से मेरा मतलब वाई था कि हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद आप सब कुछ करते हैं। चलिए, तो साइंस पे वापस आते हैं। साइंस में हमेशा नीड ही आती है, उसके बाद डिस्कवरी होती है। तो यहाँ पर नीड क्या थी, यहाँ पर नीड ये थी कि इंडिया, वर्ल्ड में 200+ कंट्रीज हैं, और वहां पर उतनी ही लगभग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और समटाइम उससे ज्यादा भी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर एक कंपाउंड है, जैसे कि बेंजीन एक कंपाउंड है, अब अगर आप उसको इंडिया में आएंगे उसको कुछ और बोलते हैं, किसी अदर कंट्री में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे कुछ और बोलेंगे, स्पेन में जाएंगे कुछ और बोलेंगे, पेरिस में गए कुछ और बोला। हर कंट्री में उसका एक नया नाम मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या थी, किसी भी कंपाउंड का केमिस्ट्री में एक यूनिक नेम नहीं था। जैसे मैं आपका ही एग्जांपल बताऊं, आप लोगों का घर में कोई बच्चा बोलता है, कुछ कुछ बोलता है, कोई कुछ कुछ नाम रखते रहते हैं लोग, कोई चिंटू मिंटू पिंटू कुछ भी नाम रख देते हैं। ये सब क्या है, आपके कॉमन नेम है। लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड नेम दिया गया है जो आपकी मार्कशीट में लिखा होता है। आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे तो आपका हमेशा वही नेम से आपको प्रोनाउंस किया जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका एक इस यूनिक स्टैंडर्ड नेम है। ऐसे ही केमिकल कंपाउंड्स के साथ भी चैलेंज था, उनको एक यूनिक स्टैंडर्ड नेम देना था। तो इस यूनिक स्टैंडर्ड नेम को देने के लिए आईयूपीएसी ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, और उन रूल्स की हेल्प से उन्होंने कंपाउंड्स को एक यूनिक नेम दिया। और यूनिक नेम इस तरह से दिया कि अगर आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं तो आप उसका नेम ड्रॉ डिराइव कर सकते हैं। तो कैसे उसका नेम ड्रॉ किया जाएगा, डिराइव किया जाएगा, वो सारे रूल्स हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। सबको क्लियर है मेरी बात? कोई ऐसा है जिसको ये समझा नहीं अभी भी, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर? सभी को नीड क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप में से कई लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि हमेश कुछ स्कूल्स वगैरह में क्या करते हैं लोग, आईयूपीएससी से ही चैप्टर शुरू कर देते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आपको अगर आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखना है तो आपको सबसे बेसिक दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। वो है, पहली नॉलेज आपकी होनी चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े हुए आपको इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरी आपको नॉलेज होनी चाहिए बॉन्डिंग की, बॉन्ड। तो वो हमने इसीलिए सबसे पहले बॉन्ड चैप्टर, बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट किया, फिर हम लोग इस चैप्टर पे आए। क्योंकि इस चैप्टर में बॉन्ड और एटॉम, एटम, ये दो चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, इन दो चीजों की नॉलेज। तो ये दो नॉलेज अगर आपके पास है तो आप इस चैप्टर को काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, तो अब हम लोग इसको समझने के लिए सफिशिएंटली मैच्योर हो चुके हैं। तो अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नेम एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हम लोग उसको इस तरह सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। ऑर्गेनिक वर्ड जब भी कहीं पे आता है तो हमारे दिमाग में आता है सबसे पहली चीज नेचुरल। ऑर्गेनिक वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में सीधा सा एक इंप्रेशन आता है नेचुरल। क्यों? क्योंकि नेचर में आपको चारों तरफ ऑर्गेनिक ही कंपाउंड दिखाई पड़ते हैं। हम लोग इटसेल्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्री, प्लांट्स, ये सब भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हम लोग जो पेट्रोलियम वगैरह यूज करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो कुछ भी हमें नेचर से डायरेक्ट रिसीव हो रहा है
लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, मोस्ट ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड की स्टडी शुरू करने से पहले हमें कार्बन के बारे में जानना चाहिए। ऑल्दो क्लास 10th में आपको कार्बन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, तो मैं बस थोड़ा सा आपको कार्बन के बारे में याद दिलाने जा रहा हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक है, इसको एटॉमिक मास कह सकते हो, मास नंबर भी कह सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है कार्बन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। कार्बन की कोवैलेंसी कितनी होती है, हम लोगों ने सब कुछ बॉन्डिंग में ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज हाउ मच, 4। ठीक है, तो इसी 4 को ही हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के कंपाउंड्स हैं। क्या रीजन है कि कार्बन के ही कंपाउंड है, तो बेसिकली देयर आर 2 पॉसिबल रीजन जिनकी वजह से कार्बन के ही कंपाउंड्स सबसे ज्यादा मिलते हैं और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के हैं। उनमें से पहला रीजन है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी नेचर है, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करने हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। ये एक ऐसा इसका यूनिक बिहेवियर है जिसकी वजह से ये ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दूसरा होता है इनका कैटिनेशन प्रॉपर्टी। पूरी केमिस्ट्री में सबसे हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसकी होती है, कार्बन की। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन मींस होता है एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी। तो कार्बन कार्बन के ही साथ इनफाइनाइटली कंबाइन हो सकता है, कार्बन कार्बन के ही साथ इनफाइनेटली एक लॉन्ग चेन में कंबाइंड हो सकता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो ओनली ड्यू टू दीज 2 प्रॉपर्टी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, और नेचर में सबसे ज्यादा हमें कार्बन के कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि कार्बन के बारे में। अब आते हैं कि जब हम लोग कंपाउंड्स पढ़ेंगे कार्बन के, तो वहां पर हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन। यहां से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है। टाइप्स ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इस चीज को यूज करेंगे। कितने टाइप के कार्बन होते हैं, बेसिकली वी हैव 4 टाइप ऑफ कार्बन। वन इज नोन एज प्राइमरी कार्बन। व्हाट आर प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग 1 डिग्री सिंबल देते हैं, 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं 1 के ऊपर डिग्री, 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं, प्राइमरी कार्बन को हम 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक इंडिविजुअल कार्बन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन, 1 इंडिविजुअल कार्बन इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्बन। और व्हेन कार्बन बॉन्डेड विद ओनली 1 कार्बन, एक कार्बन जितने कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन। तो हियर 1 कार्बन इज अटैच्ड विद हाउ मेनी कार्बन, 1, तो डिग्री ऑफ दिस कार्बन इज 1। एंड अगर आपसे इसकी डिग्री पूछी जाए तो ये भी 1 कार्बन के साथ अटैच है, इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। समझा, क्लियर कैसे प्राइमरी कार्बन हम लोग जज करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं, इसको हम लोग सिंबल देते हैं 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बन सिंपली वो कार्बन जो ऑलरेडी 2 कार्बन के साथ अटैच है, बॉन्डेड है, वी कॉल देम सेकेंडरी कार्बन। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा कार्बन सेकेंडरी है, ये वाला, ये 2 कार्बन के साथ है। अगर मैं इस कार्बन की डिग्री पूछूं तो ये क्या है, 1 डिग्री। इस कार्बन की डिग्री ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये वाला 2 कार्बन के साथ अटैच है, वी कॉल देम 2 डिग्री कार्बन। इसके बाद हमारे पास तीसरा आता है टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन क्या होते हैं, टर्शरी कार्बन हमारे पास हैं ऐसा कार्बन जो
3 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम लोग टर्शरी कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा कार्बन टर्शरी है? ये वाला। ये कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है। अगर मैं इनकी डिग्री पूछूंगा तो ये सब कौन सी डिग्री के कार्बन है? 1 डिग्री के, क्योंकि ये कार्बन 1 के साथ अटैच है। तो एक कार्बन जितने कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है दैट इज द डिग्री ऑफ दैट कार्बन। चौथे टाइप का हमारे पास जो कार्बन होता है दैट इज क्वार्टनरी कार्बन। क्वार्टनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अगर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 4 डिग्री। तो ये वाला कार्बन कैसा है? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां पर, इस वाले को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला कार्बन दिख रहा? दिस कार्बन इज 4 डिग्री कार्बन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है। तो कार्बन की मैक्सिमम 4 वैलेंसी होती है, इससे ज्यादा हायर डिग्री का वो कार्बन नहीं बना सकता। यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को इसको पहचानने में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। नहीं। चलिए, तो फिर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर। आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन सा कार्बन की क्या क्या डिग्री है। हर कार्बन की आपको डिग्री आइडेंटिफाई करनी है और सॉल्व करके उसकी पिक्चर आप मुझे सेंड करिए। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर में आपको हर कार्बन की डिग्री हाईलाइट करके मुझे शेयर करनी है। चलिए करिए फटाफट, 1 मिनट का टाइम लीजिए। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं है आपके पास। 1 मिनट में अगर आंसर मेरे पास नहीं आएगा, आई विल डन। ओनली निर्मित एंड भैरवी एंड नमन विन द रेस। ओनली 3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर सेंड किया है, तो मैं बस उन्हीं को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि पूरी तरह से वो समझ पाए। आंसर्स इसके हैं, ये है 1 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला इधर से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो दिस इज द डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी कार्बन। तो फटाफट प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स करने की हैबिट बनाइए आप लोग। चलिए, तो ये मैंने क्या बताया आपको? टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है वो है हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट, प्राइमरी हाइड्रोजन, जिसको हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन, जिसको हम 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। और तीसरा है हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन, जिसको हम टर्शरी हाइड्रोजन बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 टाइप्स के पॉसिबल हाइड्रोजन होते हैं। अब व्हाट आर 1 डिग्री हाइड्रोजन? तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन के साथ अटैच है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री होगी। तो अगर मैंने आपको यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है CH, या फिर ऐसा लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है उसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 2 डिग्री हाइड्रोजन देखना है तो हमें सबसे पहले 2 डिग्री कार्बन ढूंढना होगा, और उस 2 डिग्री कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसी को हम बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर हमें 3 डिग्री हाइड्रोजन देखना है तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? वहां पर 3 डिग्री कार्बन ढूंढना होगा, और 3 डिग्री कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या 4 डिग्री का हाइड्रोजन हो सकता है? बोलिए, क्या 4 डिग्री का नो हाइड्रोजन सर। पॉसिबल है? नो सर। वाई? सर क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाने की कैपेसिटी होती है। तो एग्जैक्टली, कार्बन, अगर सारे करेक्ट, कार्बन आइटम्स के साथ। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि 4 डिग्री कार्बन में कार्बन हैज 4 वैलेंसी और ऑल 4 वैलेंसीज आर एंगेज्ड विद कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो नो बॉन्ड
और नो वैलेंसी इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हमारे पास सिर्फ क्या होते हैं, ओनली ये दो टाइप के ही हाइड्रोजन पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इतने 3 टाइप्स के हाइड्रोजन। तो ये मैंने आपको टाइप्स ऑफ कार्बन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बताया। ठीक है, चलिए इसके बाद, अब इसके बाद नेक्स्ट आती है इंटरेस्टिंग चीज है, हम सीधे सीधे जा रहे हैं कहां पर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की तरफ। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो जैसे अगर आप अपना नाम लिखते हैं, आपको याद होगा आपके नेम में कितनी चीजें होती हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। जनरली ऐसा नेम रहता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मिडिल नेम इज ऑप्शनल बट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इज कंपलसरी। फर्स्ट नेम आपका एक मेन नेम होता है जिससे आपको प्रोनाउंस किया जाता है, कॉल किया जाता है। और सेकंड होता है आपका, सब अलग अलग एरियाज में उसको, लास्ट नेम को अलग अलग चीजों से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ में वो उनके फादर के नेम को रिप्रेजेंट करता है, कुछ लोगों में विलेज के नेम को बताता है, कुछ लोग में उनके कास्ट को शो करता है, रिलीजन को शो करता है। ठीक है, उसको हम लोग सरनेम भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट नेम इज ऑल्सो नेम एज सरनेम। साउथ इंडिया में वहां पे लोग विलेज के नेम को लिखते हैं, फादर्स के नेम को भी लास्ट नेम में लिखते हैं। चलिए, तो उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी आईयूपीएसी ने नेमिंग में कुछ इसी तरह की चीजें बनाई। तो उन्होंने बताया जो नेम होता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है वर्ड रूट। दिस इज द मस्ट प्रेजेंट कंपोनेंट। हर कंपाउंड्स की नेमिंग में ये जरूर होगा। दूसरा मस्ट कंटेंट होता है सफिक्स। ठीक है, सफिक्स मतलब सरनेम। ठीक है, और तीसरा ऑप्शनल कंटेंट होता है, जैसे मैंने मिडिल नेम बताया ना, दैट इज ऑप्शनल। ऐसे ही एक ऑप्शनल कंटेंट होता है नेम में, प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम का एक स्केलेटन, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। वर्ड रूट सिंगल रहेगा, ठीक है, बट सफिक्स जो होता है इट कैन बी वन और मोर देन वन। इन दी सेम वे प्रीफिक्स कैन बी वन और मोर देन वन। अगर मोर देन वन है तो हम उनको प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, टर्शरी सफिक्स में भी प्रोनाउंस करते हैं। और मोर देन वन सफिक्स होता है तो उनको हम लोग प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने में हमें ये 3 चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब समझते हैं कि ये तीनों चीजें कहाँ से मिलेंगी हमें। सबसे पहले मैं वर्ड रूट की बात करता हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर किसको समझते हैं, स्टार्ट विद वर्ड रूट। वर्ड रूट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड रूट रिप्रेजेंट्स मेन चेन। वर्ड रूट किसी भी कार्बन कंपाउंड्स में जो मेन कार्बन चेन होती है, मेन कार्बन चेन, उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सफिक्स रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मेन चेन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अच्छा, और तीसरी चीज थी हमारे पास, क्या है यहां पर, थर्ड थिंग इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या बताता है, प्रीफिक्स इन्फॉर्म अस अबाउट साइड चेन। ठीक है, तो ये इस तरह से, यहां से हमें क्या पता चला कि हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा तो हमें 3 चीजें फाइंड करनी होंगी। क्या क्या फाइंड करना होगा, साइड चेन, मेन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप। जब हमें ये 3 चीजें मिल जाती हैं देन ओनली वी कैन गिव देम अ नेम। तो अब हम लोग एक एक करके इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं वर्ड रूट को। सबसे पहले हमने किसको लिया है यहाँ पर, वर्ड रूट। वर्ड रूट, वर्ड रूट को हम लोग जनरल नेम देते हैं ALK, एल्क। वी कॉल्ड इट एल्क। ये एल्क हमें क्या बताता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ
कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स के बारे में हमें ये इन्फॉर्म करता है। ठीक है, कैसे करता है देखिए, उसके लिए कुछ आपको थोड़े से लर्न करने होंगे। तो यहाँ पर आपका है नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पर आपका है वर्ड रूट एल्क। ठीक है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हमारा ये वर्ड रूट क्या बन जाता है, मेथ। अगर ये नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो वी कॉल्ड इट एथ। अगर ये 3 है तो वी कॉल्ड इट प्रॉप। 4 होगा तो वी कॉल्ड इट ब्यूट। 5 है तो वी कॉल्ड इट पेंट। 6 होता है देन वी कॉल्ड इट हेक्स। 7 के लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेप्ट। 8 रहता है तो वी कॉल्ड इट ऑक्ट। 9 है देन वी कॉल्ड इट नॉन, एंड 10 होगा तो वी कॉल्ड इट डेक। अगर यहाँ पर ये 11 है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अनडेक। 12 होगा तो डॉडेक। अगर 3 होगा तो 13 के लिए ट्राइडेक। ऐसे ही आप 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 9 के लिए नोनाडेक, एंड 20 के लिए क्या लिखते हैं, इकॉस। 20 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइकॉस। ऐसे आप कितने भी नंबर ऑफ कार्बन के लिए बना सकते हैं। बट हमें जो 10+2 में स्टडी करना है वो मैक्स टू मैक्स आपके सामने कोई कंपाउंड आएगा तो हाँ, मैक्स टू मैक्स 10 कार्बन 12 कार्बन, उससे ज्यादा का कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हमें इसके आगे के नेम, अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज चाहते हैं, आप नेट पे डालिए, आपको सब मिल जाएगी लिस्ट गूगल पे ही। लेकिन उतने की आपको कोई जरूरत नहीं है, तो जस्ट आपको ये इनको याद रखना है। तो ये सब हमें किसके बताते हैं, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। तो ये था हमारा सबसे पहले वर्ड रूट। ठीक है, दूसरा हमें जिसके बारे में जानना है वो है हमारा सफिक्स। सेकेंडरी हमारी नॉलेज किसके बारे में होनी चाहिए, सफिक्स। सफिक्स हमें किसके बारे में बता रहा होता है, सफिक्स इन्फॉर्म अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप बोलिए, और यू कैन से होमोलोगस, होमोलोगस फैमिली। एक फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, एक होमोलोगस को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों ने 10th क्लास में होमोलोगस वर्ड सुना हुआ है सबने ना, आप समझते हैं एक होमोलोगस का मतलब क्या हुआ, होमोलोगस जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टी के कंपाउंड्स अरेंज रखे जाते हैं, सेम प्रॉपर्टी वाले, उनको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस। और उनके दो कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि CH4 और C2H6 दोनों ही क्या है, एल्केन है। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी CH2 का डिफरेंस होगा एनी टू कॉन्जिक्यूटिव मेंबर, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस। कंडीशन अप्लाइड कि उनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। चलिए, तो सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है, होमोलोगस के बारे में। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ होमोलोगस का एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा, बस उनको डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी जस्ट हम उनका आपको एक बार नाम बता रहे हैं। देखिए, एक होमोलोगस है आपके पास ये वाला, एक होमोलोगस होता है ऐसा, एक होमोलोगस है ये, एक होमोलोगस ऐसा होता है, एक होमोलोगस ये है, एक साइनाइड, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये सब मैंने कुछ एग्जांपल बताए, दिस इज नॉट द होल ग्रुप ऑफ होमोलोगस, ये मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बताए। ये क्या है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फोनिक एसिड को। ये सल्फोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड के क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड के एमाइड को। CHO किसके बारे में बताता है, एल्डिहाइड्स के बारे में। CN किसके बारे में बता रहा है, साइनाइड्स के बारे में। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किसके बारे में बता रहा है, एल्कीन्स के बारे में।
और ट्रिपल बॉन्ड किसके बारे में बताता है, एल्काइंस के बारे में। तो ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो सफिक्स का काम करेंगे। ठीक है, आगे जाके हम लोग डिटेल में सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, कोई नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो ये थे हमारे वर्ड रूट, ये था हमारा सफिक्स। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रीफिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कई तरीके के होते हैं। कार्बन चेन वाला अगर प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हमारा किस चीज के बारे में हमें इन्फॉर्म कर रहा होता है, साइड चेन के बारे में। प्रीफिक्स इन्फॉर्म अस अबाउट व्हाट, साइड चेन। ये हमें साइड चेन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अब साइड चेन कार्बन की भी हो सकती है और नॉन कार्बन एटम्स की भी हो सकती है। तो पहले मैं कार्बन चेन वाले साइड चेन बताता हूं। कार्बन चेन वाले जो होते हैं उनको हम लोग इस तरह से सिंबल देते हैं, एल्क प्लस आइल, एल्काइल। ठीक है, अब कार्बन चेन में जैसे कि अगर 1 कार्बन का साइड चेन है, 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन का मतलब ऐसा होता है, 1 कार्बन का CH3 बोलते हैं उसको। तो इसके लिए एल्क क्या बन गया, मेथ, और उसके आगे हम क्या लगा देंगे, आइल, इसको हम बोलते हैं मिथाइल। अगर हमारे पास 2 कार्बन का है तो उसके नेम के आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथ और इथाइल। 3 कार्बन का है, देन वी कॉल्ड इट प्रोप आइल। 4 कार्बन का अगर हुआ तो वी कॉल्ड इट ब्यूट आइल। समझा। 5 कार्बन का अगर हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट आइल। और इसके लिए एक और होता है एमाइल, पेंटाइल और एमाइल। ठीक है, ऐसे हम लोग कितने भी कार्बन की साइड चेन के लिए बना सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको 3 से ज्यादा की साइड चेन मिलना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मेनली आपको 3 जो बताया शुरू में वो याद होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास साइक्लिक भी होते हैं। साइक्लिक साइक्लिक वाले में एग्जांपल अगर मैं बनाऊं, साइक्लिक में अगर 3 कार्बन, साइक्लिक वाले के लिए मैं जनरल लिख देता हूं। साइक्लिक वाले के लिए जनरल आपका होता है साइक्लो प्लस एल्क प्लस आइल। अब जैसे यहां पर मैंने 3 कार्बन की साइड चेन ले ली, क्या ले लिया है, 3 कार्बन। देखो ये साइक्लिक है, ये एक रिंग है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, इट हैज 3 कार्बन। तो अब इस 3 कार्बन में इसका हम नेम कैसे लिखेंगे, इट्स नेम विल बी रिटन एज साइक्लो प्रोप आइल। ठीक। अगर यहाँ पे 4 कार्बन होता, लेट अस सपोज यहाँ पर 4 कार्बन की साइड चेन होती, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसके लिए, साइक्लो ब्यूट आइल। 5 कार्बन का होता तो हम क्या लिखते हैं, बोलिए भाई, साइक्लो पेंटाइल। 6 कार्बन का होगा तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्साइल। इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वो थे जिनमें कि सबके सब सिंगल बॉन्ड वाले थे। अब डबल बॉन्ड वाले, कार्बन साइड चेन विद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके लिए जनरल नेम होता है एल्क प्लस ई एन प्लस वाई एल, एल्क प्लस ई एन प्लस वाई एल। अब साइड चेन कैसे होगी, जैसे कि अगर ये दो है, 2 कार्बन की साइड चेन है और उसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका नेम क्या लिखेंगे, एथ, फिर ई एन और फिर वाई एल। समझा सभी को। अगर 3 कार्बन की साइड चेन हुई तब 1 2 3, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, प्रॉप इन एल, प्रोपिनिल। समझा। इसके बाद हमारे पास हाँ आते हैं सर। साइड चेन विद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इनके लिए रूल क्या है, इनके लिए रूल है एल्क प्लस आइन प्लस
आइल। अब जैसे 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड चेन है, तो इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए आएगा एथ, फिर आइन और फिर आइल, इथाइनिल। 3 कार्बन का अगर होता तो कैसे लिखते हैं? प्रोप पाइनिल। समझ में आया सभी को? किसी के पास कोई डाउट? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास एक और होते हैं हेलोजन्स, और भी फंक्शनल ग्रुप और भी प्रीफिक्स होते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स हेलोजन्स जब प्रीफिक्स होते हैं तो उनके लिए हम लोग जनरल में क्या लिखते हैं? हेलो। हेलोजन्स मतलब उन हेलोजन को हम लोग जनरल सिंबल देते हैं एक्स। हियर एक्स कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर फ्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे? फ्लोरो। Cl प्रेजेंट है तो क्लोरो, Br प्रेजेंट होगा तो ब्रोमो, एंड आयोडीन प्रेजेंट होगा तो आयोडो। तुम लोग को वॉइस क्लियर आ रही थी ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे हेलोजन कंटेनिंग। इसके अलावा एक और स्पेशल होता है, दैट इज नाइट्रो। नाइट्रो क्या होता है? नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप होता है NO2, तो इसका नेम भी नाइट्रो ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, हमने ये सब प्रीफिक्स देखे। इसके अलावा एक हमारे पास एक और स्पेशल कैटेगरी होती है एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब अगर ये बेंजीन रिंग इस तरह से एज ए प्रीफिक्स लगी हुई है तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स फिनाइल। ठीक है, और अगर एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और उसके पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा होता है तो वी कॉल्ड इट टॉलिल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलिल। ऑल्दो ये सब आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन ये मिलता है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? प्रीफिक्स। जितने टाइप के पॉसिबल वेरिएशन ऑफ प्रीफिक्स थे वो मैंने आपको दिखाए। इसके अलावा अगर कोई और प्रीफिक्स होगा तो वो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करते समय भी उसको लर्न करेंगे। नोट कर लीजिए यहां तक। हो जाए तो बताइए। सर सुफिक्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का नाम क्या था? एल्क प्लस EN प्लस YL। स्क्रीन पे देखो जहां पे कर्सर है। सर ये वाला नहीं, सुफिक्स में जो आपने लिखा था ना ऊपर, मेरा लास्ट का 2 रह गया था। कहां पर? सुफिक्स वाले पार्ट में, जहाँ पे एल्डिहाइड एनाइड और ये सफिक्स लिखा था। सफिक्स रह गया तुम्हारा ये। हाँ हाँ, ये लास्ट का एल्कीन्स और एल्काइन। हो गया। शैल वी मूव? हाँ, हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? नेमिंग पे जाना है। हेडिंग डालिए, रूल्स इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। कुछ रूल्स आपको फॉलो करने हैं और उन रूल्स की हेल्प से आपको नेमिंग करने में हेल्प मिलेगी। तो अलग अलग रूल्स हैं, आपको सारे रूल्स ध्यान रखने हैं। रूल नंबर 1,
सबसे पहला रूल यही है, आपको कोई भी कंपाउंड आएगा आपको हमेशा यही रूल सबसे शुरुआत करनी है, लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन रूल में आपके सामने कार्बन की एक चेन आएगी, उस कार्बन की चेन में आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कार्बन की चेन हमारे लिए मेन चेन होगी। ठीक है, ऐसा आपको आइडेंटिफाई करने को आता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कार्बन चेन लिया, समझो ये आपकी एक कार्बन चेन है। ठीक है, हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि कौन सी चेन हमारी मेन चेन है। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, हमें कार्बन को यहाँ पे नंबर करना है। अब नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा टर्मिनल से शुरू होती है। तो यहाँ पर एक टर्मिनल तो ये है आपका, एक टर्मिनल ये है, और एक टर्मिनल ये है। ठीक है, तो आप जब आप बिगिनर होते हैं तो आप हर एक टर्मिनल से नंबरिंग को ट्राई करिए। पहले मैंने लेफ्ट से देखा, अगर जब मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो हमारे पास एक नंबरिंग का तरीका है 1 2 3 4 5, और एक तरीका था कि हम 3 के बाद इधर चले जाते तो हमें 4 मिलता। तो यहां पर देखो दो पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक, यहां पर आपके सामने दो पॉसिबिलिटी है, एक ये और एक ये है। क्लियर है चीज? हाँ देर सर। आर टू पॉसिबिलिटी, लेकिन अब इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है हमारी? सर जो 5 तक जा रही है। यानी हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल जहां पर अप्लाई हो रहा है हमें वो पकड़ना है। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 कार्बन है जिनको आपने नंबर किया है, और यहाँ पर 4 कार्बन है जिनको आपने नंबर किया है। ठीक है, तो जिनको आपने नंबर किया है वही हमारे लॉन्गेस्ट चेन को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो जहां पर सबसे ज्यादा नंबर में कार्बन चेन मिलेगा वही हमारा मेन चेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन चेन कौन है हमारा? दिस इज आवर मेन चेन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेन चेन। जो लॉन्गेस्ट कार्बन वाली चेन थी वो है हमारे लिए क्या? मेन चेन। और जो कार्बन नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये देखिए ये वाला कार्बन देखिए नंबरिंग में नहीं है, तो ये कार्बन क्या है यहाँ पर? दिस इज साइड चेन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइड चेन। समझ में आया मेन चेन और साइड चेन क्या होती है? एनीवन कोई डाउट? अर्जुन? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आपको कुल मिला के बस लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, आपका काम होता है सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना। अब जैसे मैं आपके सामने अलग अलग कंपाउंड्स बनाता हूं, आप लोग उसमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। हाँ, ढूंढिए यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, और बताइए कौन सी चेन मेन चेन है, कौन सा साइड चेन का काम कर रहा है। बोलिए भाई, पहचान में आ रही है? नंबरिंग करिए, सिंपल चीज, नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर हम नीचे आ जाते तो ये 5 और 6 होता, तो हम ये वाली नंबरिंग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? ये जो मिल रहा है ये क्या है? ये मेन चेन है। और ये जो मिल रहा है ये क्या है? साइड चेन। समझ में आया साइड चेन मेन चेन किस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे? किसी के पास अगर हाँ कोई सर। डाउट होगा तो आपको बस पूछना पड़ेगा, मेरा काम है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं मैं। सेकेंड पॉइंट होता है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या होता है? लोएस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और लोकेंट मतलब साइड चेन। पोजीशन ऑफ साइड चेन जिधर से सबसे छोटी होगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जिसको मिलेगा हम वो प्रेफर करेंगे। यहां पर ये आपसे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहता है। लेट अस सपोज देखिए ये आपके सामने नंबरिंग है। अब यहां पर आपके पास लॉन्गेस्ट चेन जो है
अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी ऑफ नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो आपको ये पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो दोनों में ही देखिए, दोनों साइड से नंबरिंग अगर कर रहे हैं, दोनों साइड से हमें इक्वल नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। अब क्या करेंगे, तो अब दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको डिसाइड करने के लिए सेकंड रूल है। सेकंड रूल कहता है कि जो साइड चेन यानी लोकेंट है, उसकी पोजीशन जहां पर मिनिमम होगी, लोएस्ट होगी, वो हमारे लिए करेक्ट नंबरिंग होगी। तो जरा अब यहाँ पे लोकेंट कौन है उसको देखिए, दिस इज योर लोकेंट। जो नंबरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसी को हम लोग साइड चेन बोलते हैं। तो अब ये यहाँ पर देखो कौन से पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे, और ये यहां पर देखो कौन से पोजीशन पे लगा है, 3 पोजीशन से। कौन सा पोजीशन की नंबरिंग लोएस्ट है, लेफ्ट और राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। तो जिसकी नंबरिंग लोएस्ट है वही हमारे लिए करेक्ट होगी। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। समझा आपने कैसे चेक करना है? बोलिए। हाँ सर। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, आप लोग उसको करने की कोशिश करिए, उसमें नंबरिंग बनाइएगा। एक ये है, इसकी नंबरिंग करिए। इसके बाद इसकी नंबरिंग करिए। चलिए बताइए इनकी नंबरिंग। इसको अदिति तुम बताओगे, अदिति इसका आंसर आप करोगे। Yes, sir. हम्म, Sir, can I send photo? यस यू कैन शेयर, बोथ आर करेक्ट, गुड। देखो यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी थी, आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पोजीशन पर साइड चेन आ रहा है, और इधर से करेंगे तो 4, तो हमने ये वाले को प्रेफर किया। और ये वाले में तो इधर से आओ तो ये 2, इधर से आओ भी 2, तो सिमेट्रिकल है, तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो जब सिमेट्रिकल होता है तो हम किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग करते हैं, लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर हम लोग नंबरिंग करने के लिए देखेंगे ऑल पॉसिबिलिटी की कहां से हमें लोएस्ट नंबर मिल जाए। चलिए अब आते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका रूल, दैट इज सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल। यानी अगर आपके पास एक से ज्यादा लोकेंट हैं, ठीक है, अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे हमें ये डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, उन सब के लोकेंट की पोजीशंस का सम निकालेंगे, और जहां से हमें वो सम सबसे लोएस्ट मिलेगा, जहां से वो सम लोएस्ट मिलेगा हम वही नंबरिंग प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, एक ये कंपाउंड है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इस कंपाउंड को मैं दोबारा भी बना देता हूं, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको शो करूंगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें एक पॉसिबिलिटी है नंबरिंग करने की कि आप नंबरिंग इधर से करें, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6। एक पॉसिबिलिटी है कि नंबरिंग हम इधर से करें, 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोकेंट की पोजीशन देखेंगे। यहां पर हमने लोकेंट की, कहां पर है, 3 पे है और 5 पे है, तो हमने उनका सम किया, 3 + 5 = 8 आया। अब यहां पर आप लोकेंट की पोजीशन देखिए, 2 पे है और 4 पे, तो कितना आ गया, 2 + 4 = 6। कहां पर आपका सम लोएस्ट आया है, कौन सी नंबरिंग में सम लोएस्ट है,
राइट सब साइड राइट वाली। वाली। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। इस तरह से आप डिसाइड करते हैं। समझ में आया सभी को? बोलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। किसी ठीक है, तो अब आपका काम है, मैं आपको एग्जांपल्स देने जा रहा हूं। आप लोग को उन सारे एग्जांपल्स में ये तीनों रूल को यूज करिए। कौन कौन से तीन रूल? लॉन्गेस्ट चेन रूल, लोकेंट रूल और सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट। और इन तीनों रूल की हेल्प से नंबरिंग आपको करना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अगर आप इधर से करेंगे तो 2 3 5 कितना हुआ? 10 हुआ। और इधर से आते हैं तो 2 4 5 कितना हो गया? 2 4 5 11 हो गया। तो हम इधर साइड से नंबरिंग करेंगे। दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। इसके बाद सेकंड वाले में, यहां पर देखिए, ये वाले केस में ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको लास्ट में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। ये वाले में पॉसिबिलिटी है, अगर हम लेफ्ट से जाते हैं तो आपका आता है यहाँ पर 2 4, लेफ्ट से आएंगे तो 2 2 4, और राइट से जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2 4 4। तो ज्यादा बड़ा सम कहाँ पे मिल रहा है? राइट से जाने पे। तो हम लेफ्ट से जाएंगे। तो लेफ्ट से कैसे जाएंगे? यहाँ पे 1 आएगा, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और ये 5। तो यहाँ पर पोजीशन क्या है? 2 + 2 + 4 कितना है? टोटल 8 है। यहाँ पे पोजीशन भी निकाल लो, यहाँ पर भी 2 3 और 5। तो 2 + 3 + 5 = 10। ये लोएस्ट नंबर था। इस तरह से आपने पोजीशंस का सम निकाला। ये वाला अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यहां पर आपके पास कैसे इसकी नंबरिंग करेंगे? इसमें एक पॉसिबल नंबरिंग, इसके मैं दोनों केस बनाता हूं पहले, तभी आप दोनों को कंपेयर कर पाओगे। देखिए, इसमें पहली नंबरिंग जो करेंगे हम लोग वो कैसी होगी? फर्स्ट नंबरिंग। एक नंबरिंग आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी थी। एक नंबरिंग का हमारे पास तरीका हो सकता है, यहां से हम ले लें 1 2 3 4 5 6। दोनों में देखिए 6 कार्बन है, ठीक है? दोनों में 6 कार्बन है। यहाँ पर हमें लोएस्ट लोकेंट रूल और लोकेंट रूल वगैरह हमारे काम नहीं आने वाला। यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो केवल एक ही चेन लगी हुई है, एक ही साइड चेन है, और यहाँ पर 2 साइड चेन है। तो इस वाले के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, मेन चेन विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोकेंट, मेन चेन विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोकेंट इज करेक्ट चेन। तो यहां पर देखो, केवल अगर हम इसको देखते हैं तो इधर केवल एक ही लोकेंट लगा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कितने लोकेंट दिख रहे हैं? 2 लोकेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर लोकेंट 1 है, यहाँ पर लोकेंट 2 है। तो कौन सी वाला करेक्ट है? दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर 2 चेन है, यहाँ पर एक साइड चेन है। तो हम हमेशा ज्यादा नंबर में जो साइड चेन होगा उसको प्रेफर करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल इज अ वेरी स्पेशल रूल, वी कॉल्ड इट इंग्लिश रूल। इंग्लिश रूल से भी अच्छा रहेगा कि अल्फाबेट रूल बोल दें। अल्फाबेट रूल, ये याद करने में ज्यादा आसान रहेगा। अल्फाबेट रूल, ये रूल देखिए कब यूज करना है, ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला रूल हमें कब और कैसे यूज करना है। जब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी, देन फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये रूल कैसे यूज करना है। ये रूल आपको तब यूज करना है व्हेन लॉन्गेस्ट चेन रूल
लोएस्ट लोकेंट रूल एंड सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल। ये तीनों रूल हमें, ये तीनों ही रूल हमको करेक्ट रिजल्ट देने में फेल हो जाएं। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं इसको, कब ये वाला केस ऑब्जर्व होगा। हाँ, अब जरा इसमें आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन इसमें कई है। आप लेफ्ट से सीधे चले जाइए 6 कार्बन, नीचे से ऐसे जाइए 6 कार्बन, ठीक है, नीचे से ऐसे जाओ या सीधे जाओ, दोनों केस में 6 कार्बन, ठीक है, दोनों 6 है। तो अब हम लोग देखेंगे लोएस्ट लोकेंट। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो हमें 3 और 4 पोजीशन पर क्या मिल रहा है, लोकेंट मिल रहा है। और जब हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो भी हमको 3 और 4 पोजीशन पे लोकेंट मिल रहा है, ठीक है। और दोनों ही केस में 3 एंड 4 है, तो 3 प्लस 4 कितना होता है, 7। दोनों ही केस में सम भी इक्वल आ रहा है, पोजीशन भी इक्वल आ गई। अब क्या करें, दोनों केस में लोकेशन भी सेम है और सम भी सेम है। चलो मैं इसको एक और एग्जांपल सेम यही वाला एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दोनों केस को यहाँ पर शो करता हूँ। देखिए पहले केस में मैं अगर नंबरिंग करता हूँ, एक नंबरिंग आपके पास ये वाली जाती है, एक पॉसिबल नंबरिंग ये है और एक पॉसिबल नंबरिंग ये है। इस वाले में जब हम नंबरिंग कर रहे थे तो ये एक कार्बन वाली साइड चेन जिसको हम मिथाइल बोलते हैं वो बाद में आएगा और 2 कार्बन वाला पहले आता है। और जब हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो एक कार्बन वाला पहले आ रहा है, 2 कार्बन वाला बाद में जा रहा है, ठीक। दोनों में ही लॉन्गेस्ट चेन रूल हमने देख लिया, लॉन्गेस्ट चेन रूल से हमारा काम नहीं हो रहा। तो अब हम क्या देखेंगे, लोकेंट की पोजीशन। जरा लोकेंट देखिए, यहाँ पे 3 पर है और यहाँ पे 4 पर है, और यहाँ पर भी 3 और 4 है। तो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू होता है 7। तो ये तो दोनों में देखिए इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, अब जब दोनों में ही लॉन्गेस्ट चेन रूल से भी काम नहीं हो रहा, लोएस्ट लोकेंट रूल से भी काम नहीं हो रहा, और सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल से भी काम नहीं हो रहा, जब ये तीनों रूल हमारे वायलेट हो जाते हैं, तीनों रूल काम करना बंद कर देते हैं, देन हम लोग अल्फाबेट रूल देखते हैं। अल्फाबेट रूल क्या है, नेम ऑफ अल्फाबेट ऑफ लोकेंट, यानी साइड चेन का नेम क्या है उसका फर्स्ट लेटर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये एक कार्बन का साइड चेन है, ये क्या होता है, एक कार्बन के साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट मेथाइल। और 2 कार्बन की साइड चेन को हम क्या बोलते हैं, एथाइल। तो अल्फाबेटिकली देखिए एम पहले आता है कि ई पहले आता है, बोलिए। ई। ई। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबरिंग उधर से करनी है जहां पर अल्फाबेटिकली आपका ई पहले मिल रहा हो, तो यानी इथाइल पहले मिल रहा हो। तो इथाइल कौन है, ये है। यहाँ पर देखो इस वाले में इथाइल 4 पोजीशन पे है और इस वाले में इथाइल 3 पोजीशन पे है। तो जहां पर इथाइल को लोएस्ट नंबर मिलेगा हम वो करेक्ट करेंगे। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। यहां पर हमने किसको प्रेफरेंस दिया है, इथाइल के ई को। समझा सबको अल्फाबेट रूल। सर एक बार फिर से बताओ। जब आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल से आपको डिसीजन ना हो पाए, लोएस्ट लोकेंट रूल से डिसीजन नहीं हो पा रहा है, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट रूल से डिसीजन नहीं हो रहा है, उस केस में हमें जो साइड चेन है उसके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट देखना होता है। तो यहाँ पर साइड चेन क्या है, एक कार्बन की साइड चेन को हम लोग बोलते हैं मिथाइल और 2 कार्बन की साइड चेन को हम बोलते हैं इथाइल, मिथाइल इथाइल, ठीक। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, इथाइल का ई पहले आता है। तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से ई पहले मिलेगा, यानी क्लोजर होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो हमने इधर से नंबरिंग किया तो इथाइल 3 पोजीशन पे है, इधर से नंबरिंग किया तो इथाइल 4 पोजीशन पे है। तो इथाइल को यहाँ पर लोएस्ट नंबर मिल रहा है, ये नंबरिंग करेक्ट होगी और ये वाली इनकरेक्ट होगी। समझा। हाँ सर। किसी के पास कोई डाउट।
नो डाउट। चलिए, तो इसके बाद अब हमारे पास आते हैं, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप रूल। फंक्शनल ग्रुप रूल। ये रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इसको लिख लीजिए कहीं पर। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, we will start numbering from that side where functional group is closer or get lowest number। जैसे कि आपके सामने ये एक एग्जांपल है, ये। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि नंबरिंग कहाँ से करें। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि आप नंबरिंग ऐसे कर दें 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि नंबरिंग आप ऐसे करें 1 2 3 4। तो इन दोनों नंबरिंग को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है उसको 3 पोजीशन मिली है, यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिली है। तो डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। हमें नंबरिंग वो सेलेक्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा, यानी नंबरिंग हम उधर से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर होगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से साइड पर लोएस्ट नंबर मिल रहा है उसको, कौन सी वाली नंबरिंग में? इस वाली नंबरिंग में, और ये वाला रॉन्ग होगा। समझा? हाँ अब ये रूल के बारे में एक और चीज ध्यान रखिए। ये रूल ऊपर जो आपने 4 रूल्स देखे हैं उन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल है, पावरफुल टूल है। सबसे पावरफुल क्यों बोल रहा हूं मैं? कि अगर आपके कंपाउंड में लेट अस सपोज एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, मोर देन 1 टाइम प्रेजेंट है सेम फंक्शनल ग्रुप, तो हमें नंबरिंग इस तरह से करनी होगी कि वो सब नंबरिंग का पार्ट होगा। तो सम टाइम क्या होता है, उस तरह से नंबरिंग करने में हमें क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट हो जाता है, लोएस्ट लोकेंट रूल वायलेट हो जाता है, सारे रूल वायलेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। अब इस कंपाउंड की अगर आपको मैं बोलूं नंबरिंग करोगे, तो यहां पर सबसे पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक से ज्यादा बार लगा है, यस, मोर देन 1 टाइम्स लगा है, 2 टाइम्स लगा हुआ है। तो अब हमें नंबरिंग इस तरह से करनी होगी कि दोनों, वो जो 2 टाइम्स आया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो मेन चेन में होना ही चाहिए। तो अगर हमें ये कह दिया गया है कि वो मेन चेन में होना ही चाहिए, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है? हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है नंबरिंग करने की, वो है ये। और अगर ये नंबरिंग है तो लॉन्गेस्ट चेन रूल हमारा फेल हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमने देखो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 6 कार्बन की अवेलेबल थी यहाँ पर, और हमने 4 कार्बन वाले को सिलेक्ट किया है। तो वही मैं बता रहा था कि फंक्शनल ग्रुप रूल इज अबव ऑल रूल, यानी आपको फंक्शनल ग्रुप रूल फॉलो करने के लिए आपको बाकी रूल को ब्रेक करना पड़ेगा, तो करिए, बट फंक्शनल ग्रुप रूल पहले फॉलो करिए। उसको फॉलो करते हुए आप बाकी रूल को फॉलो करते हैं तो बेस्ट है। तो बेस्ट वही होता है जिसमें कि कोई रूल फेल ना हो। लेकिन इस तरह का जब एग्जाम्पल आ जाता है तो इसमें हमारे सामने आइदर देश और देश वाली सिचुएशन आ जाती है। तो जब हमें ये या तो वो वाली सिचुएशन आ जाए तो हमें बेस्ट चूज करना होगा। तो बेस्ट इज फंक्शनल ग्रुप रूल। सबको मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ बोलिए सर। भाई, सबको सर क्लियर तो है? फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में इंक्लूड करना है ना? हाँ, मेन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में कंपल्सरली होना चाहिए।
कोई और सर, सर डाउट? अगर हम लेफ्ट हाँ, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का भी साइड चेन में नहीं आता ना? आते 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 हैं। आते नहीं होते तो हमने आपको पीछे प्रीफिक्स लिखवाया था ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साइड चेन में आते हैं। लेकिन वो कब आते हैं? जब उनसे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया गया। तो उस केस में मैंने यहां पर क्या बोला, अभी तो आपको मैंने एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाया है। जब आप मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड देखते हैं तो फिर वहां पर हम प्रायोरिटी देखते हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का है वो मेन चेन में कंपल्सरली होना चाहिए। सर, हाँ, अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लॉन्ग का अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नंबरिंग में नहीं होगा। ठीक है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप है, वो नंबरिंग में होना ही चाहिए। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे अभी 5 रूल्स हुए। बहुत सारे रूल्स हैं बट हमें सब रूल सीख के ही तब आगे बढ़ना है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल हमारा है इफ if same prefix present if same prefix present more than one time, then its name will also prefix by number of times. Like अगर 2 times है तो हम क्या लिखेंगे? डाई। 3 टाइम्स होगा तो अगर 2 टाइम्स है तो हमने क्या लिखा है? डाई। 3 टाइम्स होगा तो ट्राई। 4 टाइम्स होगा तो हम क्या लिखेंगे? टेट्रा। 5 टाइम्स कोई चीज होगी तो हम उसको क्या लिखेंगे? पेंटा। तो कोई भी प्रीफिक्स अगर मोर देन 1 टाइम है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा। समझा ये चीज? इसके बाद नेक्स्ट रूल है इंग्लिश रूल। इंग्लिश रूल क्या कहता है? इंग्लिश रूल में आपको हमेशा बताया गया है कि जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर ऑफ नेम should be in capitals, पहला चीज। दूसरा, नो स्पेस इन नेम, किसी के नेम में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। नो स्पेस इन नेम। उसके बाद तीसरी चीज, एक नंबर और एक नंबर को हम लोग किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे। लाइक 4,3 ऐसा। तीसरा रूल, एक नंबर और लेटर को हम लोग डैश से सेपरेट करते हैं। लाइक 4 डैश मिथाइल। तो नंबर और लेटर को हमने कैसे सेपरेट किया है? डैश से। ये पॉइंट याद रखना। तो ये हैं हमारे रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर।
क्लेचर जिनको आपको यूज करना है फॉर द नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। तो अब हम लोग इसके बाद नेमिंग वाले सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहां तक किसी के पास अगर कोई डाउट है तो आप पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बोलिए भाई। किसी के पास कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अरे यस और नो कुछ तो बोल दिया करो, फिर मैं क्या ऐसे मानूंगा कि नो आपको सर। आया ही नहीं है। हाँ, अब देखिए इसके बाद अब नेक्स्ट है, एक हम अपने हेल्प के लिए एक चीज कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन चेन। प्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, देखिए कार्बन चेन को कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन देते समय मैं आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दूंगा। एक तो पॉसिबिलिटी होती है जो आपने पहले सीखा हुआ, जैसे ये आपके सामने एक आया CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, एक कार्बन चेन आप ऐसे लिखते हैं। इसी सेम चीज को मैं आपको कैसे दे सकता हूं, मैं आपको ऐसे दूंगा। ऐसे जब मैं लिख रहा हूं तो इसमें मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अंडरस्टूड है कि आप लिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक कार्बन नहीं खाली वहां प्रेजेंट है। कार्बन हैज 4 वैलेंसी, तो एक वैलेंसी आपको जो कार्बन कार्बन वाली वैलेंसी है वो तो विजिबल है, और बाकी के 3 वैलेंसी जो आपको नहीं दिख रही है वो कौन है, वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैं अभी ऊपर आपके सामने यूज कर रहा था, ये मैं यूज करूंगा। इसके अलावा एक और इसका ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड लाइन। यहां पर देखो आपको कार्बन और बॉन्ड दोनों दिख रहा था, बॉन्ड लाइन में सिर्फ बॉन्ड दिखेगा लाइक दिस। यहां पर देखिए कार्बन नहीं दिख रहा, तो अब कार्बन कहां पर है, जितने भी टर्मिनल्स हैं, ऑल टर्मिनल्स आर कार्बन। जितने भी शार्प टर्न है, एजेस है, ये क्या है, कार्बन है। और आपको क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड दिख रहा है। तो ये जो लाइन है वो क्या शो कर रहा है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड। ठीक, और आपको कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। कार्बन कहां पे है, कॉर्नर्स पे और शार्प टर्निंग पर। और हर एक कार्बन का एक एक बॉन्ड दिख रहा है, तो यानी बाकी बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन। यानी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तो बचे हुए 2 बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन है, वो ये है। यहाँ पर ये ऐसा हो सकता है और ये ऐसा। समझ में आया? तो मैं आगे जाके कार्बन चेन को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा या फिर ऐसे। तो ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा है, तो डबल बॉन्ड कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको। इसका मतलब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, समझा? अगर आपके सामने ऐसा आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, ऐसा आएगा और ऐसा बना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है और एक कार्बन यहां है। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए मैंने आपको ये सारे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाए हैं। इनको कहीं पर अच्छे से नोट करिए। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कल कोई भी स्टूडेंट क्लास गलती से भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल जो मैं सिखाऊंगा वो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आपको IUPAC सबसे आसान लगेगा। और अगर कल की क्लास आपकी छूट गई तो समझ लीजिए फिर आपको IUPAC आपके ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि आज तो मैंने आपको सिर्फ रूल सिखाए हैं। ठीक है, आज हमने आपको कहीं पर भी नेमिंग करना कुछ नहीं बताया, सिर्फ रूल बताए हैं, सिर्फ रूल्स पे चल रहे हैं हम लोग अभी।
सर ये बॉन्ड लाइन वाला फिर से बताओ ना। क्या बताऊं इसमें, मुझे यही तो बताओ, क्या जानना क्या चाहते हो? सर ये बॉन्ड लाइन जो आपने लिखा है ना, उसके नीचे हाँ। CH3 CH2 ये कैसे पता चला? अच्छा अच्छा, यहाँ पर CH2 कैसे है ये पता कैसे चला, ये पूछ रहे हो ना? हाँ सर। देखो, यहाँ पर जितने कॉर्नर्स हैं ये सब कार्बन को बता रहे हैं। अब कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कितनी वैलेंसी होती है? 4। उनमें से एक वैलेंसी ये है, और इस वाले कार्बन को देखो, सिर्फ ये वाले कार्बन, इसकी एक वैलेंसी ये और एक ये, 2 वैलेंसी तुम्हें दिखाई पड़ रही है और 2 वैलेंसी तुम्हें नहीं दिख रही है। तो जो वैलेंसी नहीं दिख रही है वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ में कनेक्टेड है। जो 2 वैलेंसी तुमको नहीं दिखाई दे रही है वो किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। समझा? हाँ सर। चलिए, इसके बाद इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, अभी इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है? कल हम लोग आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी